प्यारे दोस्तों, अंबुज मिश्रा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलान करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है? मिलान करना है। गांधार को किससे मिलान करेंगे? तक्षशिला से। गांधार को किससे मिलान करेंगे? तक्षशिला से। सुरसेन किसकी राजधानी थी? मथुरा की। वत्स वत्स कौशाम्बी की। वत्स कौशाम्बी की थी। कौशल श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती। देखिए, गंधार, तक्षशिला, सुरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट सही होगा। कहा जाता था बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? अजातशत्रु। कौन सा होगा? अजातशत्रु। हर्यक वंश किस वंश का कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। उदयन की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पहले राजधानी कहाँ रहती थी? राजगृह। राजगृह से चेंज किया था पाटलिपुत्र में। फिर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किसने की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? उदयन ने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय बहु संगीत का आयोजन किया गया? कौन था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक समझते हैं। क्या करते हैं? एक ट्रिक समझते हैं। कौन सी ट्रिक है? इसमें याद करना है राव पाकू। देखिए, इससे क्या होता है? पहली बहुत संगीत सभा कहाँ हुई थी? राजगृह में। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। थर्ड पाटिलपुत्र। फोर्थ कुंडलग्राम। फिर से दोस्तों समझते हैं। राव पाकू। देखिए, राजगृह, वैशाली, पाटिलपुत्र, कुंडलग्राम। पहली बहु संगीत राजगृह में हुई थी। सेकंड वैशाली में। थर्ड पाटिलपुत्र में। फोर्थ कुंडलग्राम में हुई थी। और देखिए, इसके राजा कौन थे? इसकी भी ट्रिक देखते हैं। इसके राजा कौन थे दोस्तों? पहले वाले थे। ट्रिक देखते हैं। अक्का। कौन सी ट्रिक है? अक्का। फिर क्या लिखेंगे? अशोक। अशोक। देखिए दोस्तों, आ से हो जाएगा अजातशत्रु। आ से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। का से कालाशोक। आ से और सा से अशोक हो जाएगा और कनिष्क हो जाएगा। का से कनिष्क हो जाएगा। फिर से समझिए, अक्का, अशोक। क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा अजातशत्रु। का से कालाशोक और अशोक। यहाँ पर देखेंगे अशोक हो जाएगा और का से कनिष्क हो जाएगा। तो पहली बहुत संगीत किस राजा के शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। और सेकंड किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। थर्ड किसके हुई थी? अशोक के। फोर्थ कनिष्क के। किसके काल में हुई थी? फोर्थ कनिष्क के। फिर से आगे देखते हैं। 323 ईसा पूर्व सिकंदर में महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। कहाँ हुई थी दोस्तों? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। इस पे देखते हैं यहाँ पर ट्रिक। मैंने कल बताया था आप लोगों को ट्रिक। कौन सी ट्रिक मैंने बताया था? यहाँ पर याद करिए, SAP, फिर SU मैंने बताया था। SAP, SU। SU का मतलब क्या होता है? सुकरात होता है। P का मतलब क्या होता है? SU का मतलब सुकरात। P का मतलब प्लूटो। P का मतलब प्लूटो। A का मतलब अरस्त। S का मतलब सिकंदर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरस्तु के शिष्य कौन थे? अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। यहाँ पर फिर से देखते हैं दोस्तों। सुकरात के शिष्य प्लूटो। प्लूटो के शिष्य, फिर से देखते हैं, SAPSU। देखिए, सुकरात के शिष्य प्लूटो, प्लूटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिकंदर महान एवं पोरसपुर की एक सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदियों में आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? किस नदी के किनारे?
रावी, झेलम, सतलज, चेनाब, कौन सा होगा? झेलम हो जाएगा। झेलम श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, किस प्रकार का मृतभांड पटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? गुरूर रंगे वाले मृतभांड, चित्रित धूसर मृतभांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, डी काले और लाल बर्तन। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी काले और पालिशकृत बर्तन हो जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर इधर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक, 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 ग्राम भोजक, ग्रामक, श्रेष्ठक, ग्रामपति। तो इसमें क्या कहा जाता था दोस्तों? भोजक, ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक, ग्राम भोजक कहा जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन बताइए, अशोक कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्जम, धन्य काटक। तो क्या हो जाएगा? अवंतिका। क्या था उज्जैन का प्राचीन नाम? अवंतिका था। 10th नंबर देखते हैं। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापदानंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? महापदानंद। फिर आगे देखते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसको अग्रमीज और जैंड्रमीज कहा गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, महापदानंद, घनानंद द्वारा। किसको कहा गया? घनानंद के द्वारा कहा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ईरानों के द्वारा किया गया था हमला। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? किसने बनाया था? डेरियस दारबहू फर्स्ट, साइरस, जेरसिस, डेरियस दाराबाहु। तो इसमें क्या हो जाएगा? डेरियस। हाइडे स्पेस एवं विशेषता का आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर और अम्ब के मध्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। 16 नंबर देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था। देखिए बिंबसार, मिलान करिए। बिंबसार, हर्यक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश, बिंदुसार, मौर्य वंश और महापद्मनंद नंद वंश। दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आर्टिकल नंबर 104, आर्टिकल नंबर 105, आर्टिकल नंबर 82, आर्टिकल नंबर 170। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें आप दोस्तों समझिए, पार्लियामेंट, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा। इसको दोस्तों क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट। देखिए, लोकसभा हो जाएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा। ये संसद के 3 भाग होते हैं। पार्लियामेंट के संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये सब क्या होते हैं? संसद के अंग होते हैं। क्या होते हैं? संसद के अंग होते हैं। तो इसमें देखिए, अभी मैंने क्या बताया? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें मैंने क्या छोड़ दिया? उपराष्ट्रपति। क्या नहीं होगा? उपराष्ट्रपति किसका? संसद का अंग नहीं होगा। उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसका अंग है? संसद का। लोकसभा संसद का, राज्यसभा संसद का। अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, आर्टिकल नंबर 52 समझते हैं जरा। आर्टिकल नंबर 52 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है 52 में, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। फिर दोस्तों देखते हैं 53, 54, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं 3rd आर्टिकल। इसमें 61 में, आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? अगर राज्यसभा, लोकसभा में 2/3 बहुमत से, राज्यसभा, लोकसभा 2/3 बहुमत से सदस्यता अगर मिल जाती है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। और दोस्तों 72, आर्टिकल नंबर 72 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है राष्ट्रपति के, आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है क्षमादान के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान के बारे में बताया गया है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी की सज़ा को, फांसी को माफ़ कर सकता है, किसी की सज़ा को कम कर सकता है। किसके अंतर्गत? किस आर्टिकल के अंतर्गत? 72 आर्टिकल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 72 आर्टिकल के अंतर्गत। और देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 76 में क्या करता है? राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है। क्या करता है? महान्यायवादी को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग कौन सा है? अभी मैंने दोस्तों क्या बताया था? देखिए, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें देखना है आपको कौन सा तीसरा अंग होगा। तीसरा अंग देखिए इसमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? लोकसभा दिया गया है, फिर राज्यसभा दिया गया है। उसमें मैंने क्या बताया था? लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसमें क्या नहीं दिया गया है? राष्ट्रपति दिया गया है, लोकसभा, और फिर क्या नहीं दिया गया? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? कौन सा अंग तीसरा है? फर्स्ट हो जाएगा ये। सॉरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति सही हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। फिर देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 1। मैंने क्या बताया था? भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं? मैंने ऑलरेडी बताया था 3 अंग होते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, देखिए दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ये क्या होते हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो इसमें क्या बताया गया है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्या बताया था, जरा यहाँ पर समझते हैं।
जो लोकसभा होता है इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या रखा गया है? 81। और राज्यसभा 80, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, और फिर संसद को संसद को, पार्लियामेंट को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? 79 के अंतर्गत रखा गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? 79 के अंतर्गत रखा गया है। फिर से दोस्तों समझते हैं, संसद 79 आर्टिकल के अंतर्गत आती है, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो इसमें क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। तो इसमें क्या होगा? 79 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 79। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अभी मैंने दोस्तों बताया है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बातें समझते हैं। देखिए, जो लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है। क्या होता है? लोकसभा दोस्तों क्या होता है? लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्यसभा क्या होता है? दोस्तों राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। निम्न सदन, उच्च सदन, और इसको क्या बोलते हैं? स्थायी सदन भी बोलते हैं। स्थायी सदन, और इसको क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई। लोकसभा को अस्थाई सदन बोलते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को इसको भंग किया जा सकता है। इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदस्य बोलते हैं और राज्यसभा को स्थायी सदस्य बोलते हैं। लोकसभा को स्थायी सदन और राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है? देखिए, लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। फिर देखते हैं आगे दोस्तों, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में। फिर पहली बैठक कब हुई थी राज्यसभा में? 13 मई 1952 में राज्यसभा में पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा में 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। वेरी गुड, सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। सही है। और राज्यसभा को अस्थायी सदन नहीं कहा जाता है। गलत। ये क्या है? गलत है। लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ये सही है, क्योंकि लोकसभा में चुने गए सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधित्व सभा है। बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही, सेकंड सही, सी सही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन
क्रमशः है। तो अभी मैंने क्या बताया था, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। तो ऑप्शन यही टिक कर सकते हैं आप, तुरंत क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः होता है लोकसभा और राज्यसभा। अभी मैंने क्या बताया था, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। और एक दोस्तों एक बात समझिए, इसमें इसमें लोकसभा में कितनी 25 वर्ष की आयु होना चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। और बात एक समझते हैं, इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, क्या है, लोकसभा का 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। देखिए अभी मैंने क्या बताया था, लोकसभा को, संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुकिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बता दिया है इसीलिए टिक कर रहे हैं डायरेक्ट। संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है, राष्ट्रपति है। अभी मैंने लोकसभा क्या बताया था, लोकसभा को भंग कर सकते हैं और राज्यसभा को नहीं भंग कर सकते हैं। लोकसभा प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। और लोकसभा निम्न सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबाधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ए नंबर, भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इसमें हो जाएगा दोस्तों न्यायिक समीक्षा से। क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, संसद के कितने सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। तो क्या होते हैं ये बजट सत्र, क्या होते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, उपयुक्त सभी मान लीजिए। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट कौन सा होगा, डी ऑप्शन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, 6 वर्ष का। देखिए समझते हैं, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, 6 वर्ष का। देखिए एक साल में 6 महीने का, 6 महीने के बाद संसद की बैठक जरूरी है। 6 मंथ का अंतराल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी नहीं होगा। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों। फिर देखिए इसमें एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के में मतभेद हो, निम्नलिखित में से। इसमें क्या हो जाएगा, 4th नंबर। पहले इसको समझते हैं दोस्तों, क्या होता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन देखिए आर्टिकल नंबर, क्या आर्टिकल नंबर, इसकी बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल कौन सा होगा, 108 होगा, आर्टिकल नंबर 108 होगा। देखिए जब कोई विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा का मतभेद होता है तब कौन बुलाता है, 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, बुलाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। देखिए संविधान संशोधन विधेयक में, वित्त विधेयक में, साधारण विधेयक में, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा इसमें, सी हो जाएगा। साधारण विधेयक पर होती है, किस पे होती है, साधारण विधेयक पर। देखिए दोस्तों साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है,
अभी मैंने बताया था कि अब कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अभी मैंने बताया, ऑलरेडी बता चुके हैं इसको। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ये हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर क्या करते हैं, संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंतर्गत बुलाते हैं, 108 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, 108 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, सी एक बिल जिस पर दोनों सदनों सहमत ना हो उस पर विचार करना, पास होना, डी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बिल जिस पर दोनों सदनों सहमत ना हो उस पर विचार करना, पास होना। इसीलिए क्या होता है, 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच में गतिरोध आता है, उसका समाधान कौन करेगा, कौन करेगा। अरे ये तो देखिए, ए हो जाएगा राष्ट्रपति, बी हो जाएगा मंत्रिपरिषद, सी हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय नहीं। क्या हो जाएगा इसमें, क्या कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा इसमें, राष्ट्रपति करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है। तो इसमें कितनी बार बुलाई गई है, 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। तो क्या हो जाएगा, 3 बार बुलाई गई। कितनी बार, 3 बार बुलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, हाँ कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे, डी इनमें से कोई नहीं, तो कभी नहीं करेंगे। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की बैठक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर क्या करते हैं, बैठक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। अभी मैंने बताया था, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित होती है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए, बी भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए, सी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, डी उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नंबर, जिसमें क्या होता है, मतभेद होता है। अभी मैंने आर्टिकल कौन सा बताया था, 108, जिसमें लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, मतभेद होता है। तो कौन बुलाता है इसको, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा इसकी मीटिंग, लोकसभा का अध्यक्ष।